हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 6 में स्टडी करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन को। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन, फैराडेज लॉ, उनके एक्सपेरिमेंट और लेंज लॉ, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और इन सारे टॉपिक का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग सेल्फ इंडक्शन समझे थे। तो सेल्फ इंडक्शन में ये था कि एक कॉइल है, उस कॉइल में हम लोग करंट देंगे और करंट उस कॉइल में फ्लो होगी और उसी करंट में मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल में जो करंट है उसकी वजह से पैदा होगा और जो फ्लक्स लिंक करेगा उसी सेम कॉइल में करेगा और जो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा वो भी उसी कॉइल में होगा। इस वजह से उसे हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोल रहे थे, ठीक है। तो फिगर कुछ इस तरह था कि यहां पर हम लोग एक कॉइल ले रहे थे, ठीक है। इस कॉइल को एक सेल से एक बैटरी से जोड़ दे रहे थे और इसमें एक स्विच लगा दे रहे थे। जैसे ही हम इसके स्विच को ऑन करते थे इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती थी और मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड इसी वजह से क्रिएट होता था और फ्लक्स लिंक करता था इसी में और ईएमएफ भी इसी में इंड्यूस्ड होता था। इस वजह से इसका नाम क्या था? सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इसका नाम था सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है कि यहां पर हम एक कॉइल लेंगे जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा और दूसरा जो कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। तो टोटली हमारे पास दो कॉइल, एक कॉइल 1 है, दूसरा कॉइल, ठीक है, C2 है। इस कॉइल की लंबाई अगर माने तो L1, इसकी लंबाई L2, इस कॉइल का एरिया हो जाएगा A1, इसका एरिया हो जाएगा A2, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहां पर क्या होगा कि ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। ये जो C1 है, कॉइल C1 इज सोर्स ऑफ B वेक्टर, ठीक है। जो कॉइल C1 है वो क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ B वेक्टर। इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कॉइल से लिंक होगा, इसके कॉइल से जब लिंक होगा तो ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा। तो इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोल सकते हैं और इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोल सकते हैं। जब फ्लक्स इससे लिंक होगा और ईएमएफ, जब इससे फ्लक्स लिंक होकर चेंज होगा तो ईएमएफ इसमें पैदा होगा। तो कॉइल C1 क्या हो गया? सोर्स ऑफ B वेक्टर, या हम इसे कह सकते हैं प्राइमरी कॉइल, और कॉइल C2 जो हो जाएगा इज दैट इन विच EMF will induced। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉइल C2 इज सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो यहां पर हो ये रहा है कि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम कर रहा है और दूसरा जो है EMF इंड्यूस्ड कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से। तो इस वजह से इसका नाम क्या है? सेल्फ ना रखकर इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा कितना? तो यहां पर हम कुछ काम कर लेते हैं। अगर हम कॉइल 1 के लिए काम कर लें, कॉइल C1, ठीक है। तो कॉइल C1 के लिए अगर हम काम करें तो एरिया हो गया इसका A1, ठीक है। उसके बाद लेंथ L1, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जिसको हम लोग N1 बोलेंगे वो हो जाएगा N1 इंटू L1। ये कॉइल C1 के लिए काम हो गया। अब सेम काम अगर हम कॉइल C2 के लिए करें तो फॉर कॉइल C2, ठीक है।
कॉइल C2 में के लिए काम करें तो एरिया है A2, लेंथ है L2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा N2 इज इक्वल टू N2 L2। ठीक है, ये दोनों कॉइल के लिए काम कर लिए। एक चीज और कि कॉइल C1 में करंट कितनी है, तो करंट है I1 और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा B1। ठीक है, अब और C2 में EMF इंड्यूस्ड होगा, तो C2 में कोई करंट नहीं है। ठीक है, C2 में कोई करंट नहीं है, इसकी वजह से करंट, पहले से कोई करंट नहीं है, लेकिन जब फ्लक्स चेंज होगा तब उसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो फ्लक्स लिंक करेगा, मतलब इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो फ्लक्स चेंज करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा कि इसमें करंट कितनी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स किस कॉइल में, मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकंड कॉइल में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन दी वन कॉइल। ठीक है, φ2 यहां पर बता रहा है कि फ्लक्स लिंक होगा सेकंड कॉइल में C2 में, और ये फ्लक्स किसके वजह से रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है जो करंट इस कॉइल C1 में मूव हो रही है, इसलिए वहां पर I1 लिखे। ठीक है, तो φ2 प्रोपोर्शनल हो गया किसके, I1 के। अब यहां पर जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो यहां पर भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं और यहां पर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देते हैं m, तो m बराबर φ2 इज इक्वल टू mi1। ठीक है, तो यहां पर mi1 क्या हो गया, यहां पर φ2 क्या है, तो फ्लक्स चेंज इन कॉइल C2, I1 क्या है, करंट फ्लोइंग इन C1, कॉइल C1 में, और m यहां पर क्या है, तो m को हम कहेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और m को हम लोग कहते हैं सिंपली म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर हम इसे m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन टर्म हमको फाइनली मिल गया है। अब अगर हम इसे डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं फैराडेज के लॉ से कि E बराबर होता है, E इज इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। फाई के जगह पर अगर हम एम आई डाल दें तो ये हो जाएगा एम आई डी एम आई बाई डी टी। ठीक है, और जैसे ही E बराबर यहाँ पर m क्या है, कांस्टेंट, इसे बाहर निकाल लेंगे तो डी आई बाई डी टी, तो m बराबर हो जाएगा E बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब अगर हम डी आई बाई डी टी को 1 कर दें, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो m बराबर हो जाएगा किसके, E के। ठीक है, क्या m बराबर E, तो ये जो m बराबर E आया है, तो अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि m बराबर E है जब डी आई बाई डी टी क्या है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब कि 1 एम्पियर पर सेकेंड फ्लो जब कॉइल 1 में होगी, तो उसकी वजह से जो कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वही उसका क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, द रेट ऑफ डी आई बाई डी टी को कह रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड इन कॉइल C1 एंड फॉर विच द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल C2 इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि कॉइल में, इस कॉइल में करंट है
फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है। तो अगर हम इसे लिखें कि यहां पर फ्लक्स किससे लिंक हो रहा है, 2 में, ठीक है, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो हम इसे M21 लिखेंगे। और M21 क्या होगा, तो M21 को हम लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल C2 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल C1, ठीक है। तो M21 को हम क्या लिख सकेंगे, M21 बराबर हो जाएगा phi2 बाई I1, ठीक है, phi2 बाई I1। इस म्यूचुअल इंडक्शन का भी SI यूनिट वही होगा जो सेल्फ इंडक्शन का था। इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी। इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। सेल्फ इंडक्शन में ये था, ठीक है, इससे पहले जो हम लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़े थे उसमें यही था कि बैटरी एक ही सर्किट में करंट भी है और उसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिंक हो रहा है और EMF भी उसी में इंड्यूस हो रहा है। इस वजह से उसका नाम था सेल्फ इंडक्शन। यहां पर एक कॉइल करंट पैदा करने के लिए है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरे कॉइल में वही मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, चेंज होगा, जिसे हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां पर 2 कॉइल है, एक यहां पर प्राइमरी है, दूसरा यहां पर सेकेंडरी है। इस वजह से इसे क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि जब प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वही उसका क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे लिखेंगे, M21 मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 1 बराबर phi2 बाई I1। अगर हम इसे लिखे M12 तो ये हो जाएगा phi1 बाई I2, ठीक है। इसका SI यूनिट भी वही होगा जो सेल्फ इंडक्शन का था। इसका SI यूनिट हेनरी है, उसका भी SI यूनिट हेनरी है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने काम किया तो M का फॉर्मूला आया था phi अपॉन I, ये फॉर्मूला आया था। तो इसके लिए सबसे पहले हमको phi निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, phi। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल C2 से। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू कॉइल C2 इज, ठीक है, phi21 या सिर्फ phi2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो अब देखिए यहां पर ये फ्लक्स का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहां पर थीटा 0 हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। तो यहां पर थीटा 0 इस वजह से होगा क्योंकि सब कॉइल, ये कॉइल है, ये कॉइल है, सबका एरिया वेक्टर इधर है, सबका एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है, इसलिए थीटा दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 0। इसलिए सीधे हम इसको क्या लिखेंगे, BA। अब यहां पर देखिए तो यहां पर दो कॉइल, एक कॉइल C1 है और एक कॉइल C2 है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कौन कर रहा है, कॉइल C1। इस वजह से हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के जगह पर लिखेंगे B1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला लिखे BA cos थीटा, तो थीटा यहां पर 0 क्यों हो गया, क्योंकि सारे कॉइल का एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, इसलिए थीटा 0 हो गया। अब यहां पर B जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो B1 क्यों लिखे, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला कौन है, कॉइल C1। इस वजह से यहां पर हम C1 कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसलिए B1 लिखे। एरिया किसका है, किसके एरिया से ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है, तो कॉइल 2 के, इस वजह से हम यहां लिखेंगे A2, ठीक है, B1 A2। अब ये जो B1 A2 जो आया है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स phi थ्रू 1 कॉइल। सिर्फ सिंगल कॉइल से ये इतना फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है। पूरे फ्लक्स से, पूरे कॉइल से अगर लिंक हो रहा है, वो अगर हम लिखेंगे तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा B1 A2
और यहां पर ऐसा ऐसा कितना कॉइल है, तो वो हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पूरे लेंथ से। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, N2, और टोटल लेंथ क्या है इसका, L2, इसलिए यहां पर हम N2 और L2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा, मतलब इस पूरे कॉइल से लिंक हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया B1 A2 N2 L2। ठीक है, ये हमारा टोटल फ्लक्स निकल कर आ गया। अब यहां पर एक चीज देखिए, तो यहां पर हम एक काम करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों कॉइल का एरिया, ये कॉइल C1 है, ये कॉइल C2 है, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है। ठीक है, दूसरा, ये पहला केस। दूसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए एक कॉइल ये जो C1 है इसका एरिया A1 है, और दूसरा इससे बड़ा कॉइल, इसका एरिया A2 है। तो यहां पर आप देखिए कि जब दोनों का एरिया बराबर है, तो इस केस में जितना ये फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा पूरा का पूरा इससे लिंक होगा, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले केस में इतना फ्लक्स जाएगा, और ये जो इतना हिस्सा है, ये जो इतना हिस्सा है, ये तो वैकेंट रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि जो सोर्स कॉइल है वो बड़ा है और जिससे हम लिंक करा रहे हैं वो छोटा है। ठीक है, तो इस वाले केस में इतना फिर खाली चला जाएगा, बर्बाद चला जाएगा, बस इतना से ही लिंक हो पाएगा। तो यहां पर हम जो फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला डालेंगे वो कौन सा एरिया डालेंगे, तो हमेशा हम छोटे वाले को डालेंगे, क्योंकि छोटा वाला ही जितना होगा उतना, मतलब छोटा वाला जो एरिया होगा उसी का फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ के लिए। जब दोनों कॉइल का एरिया बराबर है तो वहां पर हम A1 A2 दोनों में से कोई भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये अगर हम यहाँ A2 डालेंगे तो यहां पर प्रॉब्लम ये फंस जाएगी कि यहां पर इतना एरिया से तो कोई फ्लक्स नहीं है, यहां नीचे में भी इतने एरिया से कोई फ्लक्स नहीं है, जितना फ्लक्स है इतना से है, तो A2 डालना मेरा गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर हम A1 डालेंगे। क्यों A1 डाल रहे हैं, बात समझ में आ रही, क्योंकि टोटल फ्लक्स इतने से ही लिंक हो रहा है। अगर हम A1 डालें, और एक चीज देख लीजिए यहां पर कि अगर ये छोटा रहे ये बड़ा रहे, तब हम यहां क्या डालेंगे, तो A1 डालेंगे, क्योंकि A1 जितने एरिया से ही फ्लक्स लिंक हो रहा है, इतना खाली चला जा रहा है। तो यहां पर हम A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाई बराबर लिख सकते हैं B1 A1 N2 L2। तो A1 कब लिखेंगे, जब A1 छोटा होगा किससे, A2 से। ठीक है, A1 मतलब कि जो हमेशा वही एरिया लेना है जो छोटा हो। ठीक है, उसी कॉइल का एरिया लेंगे जो छोटा हो। तो यहां अगर हम A1 लिख रहे हैं, इसका मतलब कि A1 छोटा है और A2 बड़ा है। तो टोटल फ्लक्स आ गया कितना, फाई बराबर B1 A1 N2 L2। अब एक चीज देखिए, यहां पर ये सोलेनॉइड है। ठीक है, ये जो कॉइल C1 है ये सोलेनॉइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सोलेनॉइड है ये मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर म्यू नॉट NI, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए B1 बराबर म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए भी हम लिखेंगे N1, और ये जो I है करंट किस में है, इस वाले में है, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे I1। तो अब इस B1 के भी वैल्यू को हम यहां डाल देंगे, तो प्रॉपर फ्लक्स हमारा क्या निकल कर आएगा, देखिए फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, B1 की जगह इतना डाल दें, म्यू नॉट N1 I1 A1 N2 L2। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूला पर उसको बैठा देना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या था, M बराबर फाई अपॉन I। ठीक है, तो फाई अपॉन I, तो फाई की जगह पर वो डाल दीजिए म्यू नॉट N1 I1 A1 N2 L2, और यहाँ I। तो ये देखिए, ये जो I है ये I एक्चुअली में इसी कॉइल के जो प्राइमरी कॉइल था, प्राइमरी कॉइल के करंट को ही वो I बता रहा है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट कितना माने हुए हैं, I1, इसलिए I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला आ गया। ये म्यूचुअल इंडक्शन किस कॉइल में, सेकेंड कॉइल में, किसके वजह से है,
फर्स्ट कॉइल की वजह से, इसलिए M21 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट Ni A1 N2 L2। ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन का भी एक्सप्रेशन निकाला था कुछ इसी तरह से, और उसी तरह से हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन के भी एक्सप्रेशन को निकाल लिया।